हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 28 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह करंट अफेयर्स सभी एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर सभी स्टेट पीएससी एग्जाम्स, आरओ एआरओ, लोअर पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी। देखिए, यूपीएसआई के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। 1 अप्रैल से उसके आवेदन लिए जाएंगे और उसका एग्ज़ाम जून के लास्ट में करा लिया जाएगा। और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का आवेदन मार्च के लास्ट से शुरू हो जाएंगे और उसका एग्ज़ाम मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और पीसीएस का एग्ज़ाम भी जून में है। और आरओ की डेट भी आई हुई है, अगस्त में उसकी एग्ज़ाम है। तो कुल मिला के अभी जितने एग्जाम ऑनलाइन होंगे उनके एग्ज़ाम जून जुलाई अगस्त वाले सर्किल में होंगे। तो अगर आप जून में एग्ज़ाम देंगे तो उसकी तैयारी आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। ख़ासतौर से करंट अफेयर्स आपको वैसे पूछता तो लास्ट 1 साल का है, लेकिन जो मोस्टली 70% करंट अफेयर्स आता है वो लास्ट के 4 से 5 माह में से ही पूछ लेता है। तो अगर आप अभी से ही करंट अफेयर्स डेली फॉलो करके चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम पे आपका बेहतर स्कोर हो जाएगा, जिसमें करंट अफेयर्स में आप मार नहीं खाएंगे। तो आप वीडियो को डेली देखिए और इसको फॉलो करिए। आज 28 फरवरी का करंट अफेयर्स कराने के बाद आपका फरवरी माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम मार्च का करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। तो किसी भी प्रकार की ढील नहीं देनी है अपनी पढ़ाई में। आपको डेली मेहनत करनी है और इन वीडियो को देखना है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस में इसके अलावा आपको किसी भी स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, आप उनकी तैयारी करिए। जो समय बच रहा है उनमें दीजिए। ठीक, तो मैं शुरू करता हूँ 28 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स। और आप इन वीडियो को डेली फॉलो करिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये बात, और एग्ज़ाम टाइम में आपको खुद इसका लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 2021 में इसकी थीम थी फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पोर्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। 2021 में इसकी थीम है फ्यूचर ऑफ इम्पोर्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। 28 फरवरी ही 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो जान लेते हैं। क्योंकि भौतिक विज्ञानी सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को ही रमन प्रभाव की खोज की थी। और इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 28 फरवरी 1928 को जब सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, तो उसी के याद में, उसी को याद रखते हुए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और इस खोज के लिए सीवी रमन को दिया गया था 1930 में नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल बायो इंडिया। ग्लोबल बायो इंडिया समिट, इसका आयोजन 1 से 3 मार्च 2021 तक किया जाएगा। और इसकी जो थीम है वह है ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स। ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इसकी थीम है। और टैग लाइन है बायो साइंस टू बायो इकोनॉमिक। बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी इसकी टैग लाइन है। इसमें सहयोगी राज्य है आपका कर्नाटक। तो ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन आभासी रूप से किया जाएगा, बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, 1 से 3 मार्च 2021 के बीच में। इसकी जो थीम है 2021 में वह है ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स। और इसमें सहयोगी राज्य है अर्थात पार्टनर स्टेट है कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट है हिमा दास। हिमा दास देखिए, इन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम से बेसिकली ये संबंध रखती हैं। तो असम गवर्नमेंट द्वारा इनको डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है। हिमा दास ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और इनको असम में डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है। यूपीपीसीएस 2018 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक प्रश्न था कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किस महिला प्लेयर को जाना जाता है, तो हिमा दास को जाना जाता है ढींग एक्सप्रेस के नाम से, याद रखेंगे। महामृत्युंजय मंदिर हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। और पूछ लेगा कि महामृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है, यह स्थित है नौगांव, असम में। नेक्स्ट पॉइंट है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 12 प्रतिष्ठित स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदलने की प्लानिंग की जा रही है। तो वह कौन कौन से 12 स्थल हैं जिनको स्वच्छ पर्यटन स्थल में बदला जाएगा, अर्थात वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा खास तौर से। तो इन 12 स्थलों को जान लेते हैं, क्योंकि पूछ सकता है कि
वैसे भी पूछ सकता है स्टैटिक जीएस में कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। तो इन 12 स्थलों के बारे में हम जान लेते हैं। पहला है अजंता केव्स। अजंता की गुफाएं स्थित हैं आपकी महाराष्ट्र में। और सांची स्तूप है आपका मध्य प्रदेश में। फिर राजस्थान में आए तो राजस्थान में पड़ता है कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में। और राजस्थान में एक किला है जैसलमेर, जैसलमेर का किला भी राजस्थान में है। और रामदेवरा पड़ता है जैसलमेर राजस्थान में। तो राजस्थान के 3 स्थान, कुंभलगढ़ का किला, जैसलमेर फोर्ट और रामदेवरा, इन तीनों को बदला जाएगा जो राजस्थान में है। और मध्य प्रदेश में सांची स्तूप हो गया और महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। अब उससे नीचे आते हैं हम दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में तेलंगाना में हैदराबाद शहर में पड़ता है गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना में। और सन टेम्पल सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क उड़ीसा में। आप थोड़ा इधर आएंगे हम उत्तर भारत साइड, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में पड़ता है आपका रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। और फिर उत्तर में जाएंगे भारत के तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है डल झील। डल झील श्रीनगर में स्थित है बेसिकली। और अब अपने उत्तर प्रदेश में आए तो उत्तर प्रदेश में मथुरा में बांके बिहारी मंदिर है। बांके बिहारी मंदिर मथुरा में स्थित है। और आगरा फोर्ट आगरा में स्थित है। और पश्चिम बंगाल में जाएं तो पश्चिम बंगाल में स्थित है आपका काली घाट टेम्पल। तो इन 12 स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों में बदला जाएगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। आप इनको याद रखेंगे कि कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है। ठीक, स्टैटिक जीएस में ही पूछ सकता है, जैसे कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, सिंपल 1 लाइनर का क्वेश्चन बन जाएगा। कहाँ स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में। और कुंभलगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में। तो इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, तो एक बार जरूर अपने माइंड में रखना इन चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट है पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन को स्वीकृति प्रदान की गई है। पुदुचेरी में बेसिकली राष्ट्रपति शासन शुरू हो गया है और इसको स्वीकृति प्रदान कर दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत इसकी चर्चा की जाती है। जान लेते हैं अनुच्छेद 356 क्या कहता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन एक राज्य सरकार के निलंबन और केंद्र के प्रत्यक्ष शासन को लागू करने तथा राज्यपाल का इसके संवैधानिक प्रमुख बनने को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन को जो लगाया जाएगा वह एक राज्य सरकार के निलंबन, अर्थात जब किसी राज्य की सरकार जब वहाँ का काम सही से नहीं कर पाती, अर्थात उसमें नहीं रहती सत्ता में, तो वहाँ पर कुछ टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और केंद्र के प्रत्यक्ष शासन को लागू कर केंद्र सरकार का यह प्रत्यक्ष शासन होता है। और वहाँ का जो संवैधानिक प्रमुख बना दिया जाता है, वहाँ का बना दिया जाता है राज्यपाल को। तो इस प्रकार के जो मतलब इससे जुड़ी जानकारी है वो अनुच्छेद 356 में इन सब का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन एक राज्य सरकार के निलंबन और केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष शासन को लागू करने तथा राज्यपाल को इसके संवैधानिक प्रमुख बनाने को संदर्भित करता है। यह स्थिति चुनाव आयोग को 6 माह के भीतर पुनः चुनाव करने के लिए बाध्य करती है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहाँ की गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही होगी या सत्ता पक्ष इतना मजबूत नहीं होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जब वहाँ पर लगाया जाएगा तो वहाँ पर केंद्र के प्रत्यक्ष शासन होगा और इसका जो संवैधानिक प्रमुख बना दिया जाता है वहाँ के राज्यपाल को बना दिया जाता है। और उस राज्य में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की प्रक्रिया भी होती है कि 6 माह के भीतर वहाँ पे पुनः चुनाव कराया जाए, जिससे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन की स्थिति ना बने। नेक्स्ट है इसमें पुदुचेरी के बारे में बात करें। 1962 में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए थे फ्रांस के साथ, बेसिकली वह संधि हुई थी। तो 1962 में संधि हुई थी फ्रांस के साथ, जिसमें पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम क्षेत्र को भारतीय संघ का हिस्सा बनाया गया था। पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यनम क्षेत्र को 1962 में फ्रांस के साथ संधि कर भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और 1962 में संसद ने इन क्षेत्रों की पुडुचेरी संघ राज्य
क्षेत्र यूटी में शामिल किया था और 1962 में ही इन क्षेत्रों को बेसिकली संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया था। संविधान में एक नया अनुच्छेद 239 से इन सभी को जो है अंतर्विष्ट करता है। तो पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन लग गया है। 356 में राष्ट्रपति शासन की फिर प्रोसेस है, जिसमें राष्ट्रपति शासन में जो है 6 माह के भीतर चुनाव कराया जाता है पुनः, और वहाँ की जो केंद्र का प्रत्यक्ष शासन है वहाँ पर राज्यपाल की भूमिका में देखा जाता है। और 1962 में संधि हुई थी फ्रांस के साथ, जिसमें कराईकल, माहे, यनम और पुडुचेरी वाला क्षेत्र भारतीय संघ में शामिल हुआ था और 1962 में ही इनको संघ राज्य क्षेत्र में दर्जा दिया गया था और 239 से इनको जो है अंतर्विष्ट करता है। नेक्स्ट है भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग। भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जाएगी 2023 में और यह सुरंग 2.7 किलोमीटर लंबी होगी। 2.07 किलोमीटर लंबी यह सुरंग होगी और यह मुंबई में बनाई जाएगी। अरब सागर के नीचे से यह होकर गुजरेगी। ठीक। IBM ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक साइबर हमला होने वाले देश हैं जापान और दूसरे स्थान पर है भारत। एशिया प्रशांत क्षेत्र में जब सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन इंटरनेट साइबर हमले होते हैं वह जापान में होते हैं, उसके बाद में भारत में। नेक्स्ट है सीता नदी उड़ंती टाइगर रिजर्व स्थित है छत्तीसगढ़ में। सीता नदी उड़ंती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है, चर्चा में बना हुआ है हाल ही में। और सरस आजीविका मेला 2021, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। इसका आयोजन किया जाएगा कृषि मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है ई दाखिला रिपोर्ट। ई दाखिला रिपोर्ट पोर्टल, यानी कि ई दाखिला पोर्टल चलाया गया है। इसमें उपभोक्ताओं की शिकायतों का ऑनलाइन समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट है जॉर्जिया। जॉर्जिया कंट्री के प्रधानमंत्री बने हैं इराकली गरिशवली। इराकली गरिशवली बने हैं जॉर्जिया के प्रधानमंत्री। और नेक्स्ट है यूसुफ पठान। यूसुफ पठान भारत के क्रिकेटर हैं। इन्होंने हाल ही में भारत के समस्त क्रिकेट प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। यूसुफ पठान भारतीय क्रिकेटर हैं कि 2011 में जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उस विनर टीम के सदस्य भी रहे हैं। तो यूसुफ पठान ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। यह भारत से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 13,500 करोड़ रुपए के PNB घोटाला। पंजाब नेशनल बैंक में घोटाला हुआ था 13,500 करोड़ रुपए का, जिसका मुख्य आरोपित व्यक्ति है नीरव मोदी। लंदन की अदालत ने इसके प्रत्यार्पण की अनुमति दे दी है और यह भारत के लिए एक बड़ी न्यूज़ है कि नीरव मोदी जो PNB घोटाले का मुख्य आरोपी है, 13,500 करोड़ रुपए का इसने गबन किया था और यह विदेश भाग गया था। तो लंदन की जो अदालत है उसने इसके प्रत्यार्पण की अनुमति दे दी है। अब यह भारत में वापस आएगा और इस पर जो विधिक कार्यवाही है वह कंटिन्यू चलेगी। तो यह भारत के लिए एक बड़ी न्यूज़ है। प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 के तहत इसको जो है अनुमति दी गई है और इस प्रत्यार्पण अधिनियम 1962 में जो संशोधन हुआ था वह हुआ था 1993 में। 1992 में भारत और ब्रिटेन के मध्य प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे कि ऐसा व्यक्ति जो कोई भी गलत काम करके या कोई भी मतलब इन क्रिमिनल काम करके, मतलब गलत काम करके विदेश भाग जाते हैं कुछ लोग, जो बड़े लोग होते हैं, तो उन पे जो वापस लाने का संधि हुई थी भारत ब्रिटेन के बीच, वो 1992 में हुई थी। जैसे नीरव मोदी ने 13,500 करोड़ रुपए का गबन किया है, तो यह अब ब्रिटेन से वापस लाया जाएगा और भारत ब्रिटेन के बीच यह संधि हुई थी 1992 में। नेक्स्ट है भारत प्लस बांग्लादेश के बीच चलने वाली नई यात्री रेल सेवा का हाल ही में उद्घाटन हुआ है। तो हल्दीबाड़ी भारत और चिल्हाटी बांग्लादेश के बीच में एक रेल सेवा शुरू की गई है। दूसरी शुरू की गई है सिलीगुड़ी और ढाका के बीच। सिलीगुड़ी ढाका के बीच एक नई रेल सेवा की शुरुआत की गई है जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाएगी। तो ये था फरवरी माह का करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपकी कमेंट है XYZ आप हमको कमेंट कीजिए। हम सभी कमेंट रीड करते हैं और हर संभव रिप्लाई भी करेंगे। और वीडियो को शेयर कीजिए। फरवरी माह का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। आप सभी को इसकी PDF जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी और कल से हम मार्च का करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब की कराइए। आपके एक व्यूज़ से हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम और वीडियो भी जल्द से जल्द चैनल पर लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।